भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार। देश को परिवारवाद से निकलना होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भारतीय राजनीति को परिवारवाद से शुद्धिकरण की जरूरत है। परिवारवाद से लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाई भतीजावाद, और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जिन बातों का आज जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो कहीं ना कहीं सरकार का विजन दिखाता है। राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, किस तरह से देखते हैं, भ्रष्टाचारियों पर बहुत करारी चोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और कुछ हद तक परिवारवाद को इसका जिम्मेदार भी ठहराया कि परिवारवाद की वजह से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा है और भ्रष्टाचारी जो है वो गंदगी की तरह है और इनसे घृणा, इनसे नफरत जरूरी है। जैसे भ्रष्टाचार से नफरत, वैसे भ्रष्टाचारी से नफरत जरूरी है। तो ये बहुत कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है पीएम मोदी की तरफ से। जी बिल्कुल, ये विवादास्पद होगा। परिवारवाद के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है वो तो अब कई साल पुरानी हो गई। वो लगातार पिछले कई सालों से परिवारवाद, परिवारवादी राजनीति की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने भ्रष्टाचार पर आज बोला है
कि कुछ घरों पर, कुछ जगहों पर कालाधन छुपाने की समस्या है, कुछ लोगों के पास घर नहीं है, कुछ के पास कालाधन छुपाने की जगह नहीं है। तो अभी हाल में कई जगह, विशेष तौर पे पश्चिम बंगाल में, वहाँ के एक पूर्व मंत्री के यहाँ जो जिस तरह से नोट मिले हैं, जिस और कुछ और हिस्सों में भी, तो उनकी ओर एक इशारा, बहुत साफ इशारा प्रधानमंत्री का है। अब ये उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो विवादास्पद हो सकती है कि भ्रष्टाचार से घृणा के साथ साथ भ्रष्टाचारी से भी घृणा, और उसको सार्वजनिक रूप से उसको नीचा दिखाना होगा। ये मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा विचार की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंतिम रूप से जब तक तय ना हो जाए कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, उससे घृणा की बात करना, उसको नीचा दिखाना, ये इसमें अतिरंजना हो सकती है। इससे उन्होंने कहा ना कि जब तक गंदगी से नफरत नहीं होगी तब तक सफाई के लिए लोग प्रेरित नहीं होंगे, इस वजह से ये जरूरी है। नहीं, ये तो ठीक है, कहने की बात है, एक उसका स्पष्टीकरण कह लें या उसका एक मैं कहूँगा कि बहाना है, लेकिन अपने आप में कानूनन भी देखें तो ये बात तो तभी लागू की जा सकती है जब अंतिम रूप से कानून की उच्चतम अदालत से एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाए। हाँ, बिल्कुल। उसमें सर जो रेफरेंस पॉइंट है, मुझे लगता है कि उसको भी आप जोड़ें और फिर अपनी बात कंप्लीट कर लें। उसमें ये उन्होंने कहा कि वैसे लोग जिनको भ्रष्टाचार की सजा हो चुकी है, परिवारवाद की वजह से उनका भी महिमा मंडन होता है, हमें इससे देश को, समाज को मुक्त करना है। नहीं, ये ठीक है, इससे कोई इस पे आपत्ति नहीं करेगा लेकिन अब दूसरी तरफ ये देखें कि ये भी एक सच्चाई हमारे सबके सामने है कि एक तथाकथित भ्रष्टाचारी व्यक्ति या एक नेता जब पार्टी बदल के एक दूसरी पार्टी में आता है तो अचानक गंगा के समान पवित्र हो जाता है, और उस पर फिर हम उस तरह की कार्रवाई होते नहीं देखते। तो ये जो राजनीति के भीतर के राजनीति है और जो अर्थ है उनको भी समझना होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दो तरह के वादों का उल्लेख प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो अब तक होता रहा है काफ़ी ज़्यादा भारतीय राजनीति में। एक तो है जातिवाद, उसका कहीं उल्लेख नहीं है, और परिवारवाद का है लेकिन जातिवाद का नहीं है। दूसरा है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकतावाद। इस समय देश की इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या है, एक जो अभूतपूर्व स्थिति है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक संघर्ष को लेकर, तनाव को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। ये भी मुझे थोड़ा सा एक जो चौथा संकल्प है, क्योंकि 5 संकल्पों का राहुल जी हम जिक्र कर रहे थे, तो रामकृपाल जी जो चौथा संकल्प है वो एकता और एकजुटता का प्रण है। तो क्या आपको लगता है जिस समस्या का जिक्र सांप्रदायिकता और इससे जुड़े जो तमाम वाकये पिछले दिनों पेश आए हैं, जिसका जिक्र अभी राहुल जी कर रहे थे, क्या उस समस्या को भी एड्रेस करने की कोशिश चौथे प्रण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जब वो ये कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, ना कोई अपना ना कोई पराया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए हम सबको मिलकर ये प्रण लेना होगा? देखिए, बिल्कुल, जब वो 130 करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन मैं एक चीज जो राहुल जी अभी कह रहे थे, एक उन्होंने ये कहा था जो कन्विक्टेड हैं, जाहिर सी बात है कि अपराधी जो सजा याफ्ता वही कहलाएगा जिसको फाइनली अदालत ने अपराधी साबित कर दिया है। क्योंकि सजा देखिए तभी मिल सकती है, अगर आप कहीं किसी और कोर्ट में चले गए हैं, मुकदमा चल रहा है, तो विचाराधीन माना जाता है। उन्होंने जो कहा था वो कहा था कन्विक्टेड, यानी कि जो बिल्कुल सजा याफ्ता हो चुके हैं, निकले हैं, उनके लिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, आज 2 चीजें प्रधानमंत्री में के भाषण में उनकी दुखती रग है। जो जब वो आए थे 2014 में तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि करप्शन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दोनों साथ हुई। परिवारवाद, हमेशा जो आदमी भ्रष्ट, जो जरूरत से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, जाहिर सी बात है वो भाई भतीजावाद परिवार के लिए करता है। ये जो चीज़ें हैं, दोनों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम शंखनाद छेड़ा था। और आज जब वो कह रहे हैं 8 साल के बाद कि किसी के पास घर नहीं है और किसी को पैसा रखने की जगह नहीं मिल रही है, मतलब कहीं न कहीं एक दुखती रग है जिसको वो देख रहे हैं, एक छटपटाहट है कि इस पर जिस तरह से कंट्रोल पाना चाहिए था नहीं हुआ है, चाहे वो अदालत के कारण हो चाहे जिस भी कारण से हो। तो कहीं न कहीं ये उनकी दुखती रग है, और इसीलिए वो बार बार अपील करते हैं
कि मेरा साथ दीजिए इस मुहिम पर। और उन्होंने एक ये भी कहा है, देखिए कल मुर्मू जी ने भी एक बात कही थी कि हमें मौलिक अधिकार का ही नहीं मौलिक कर्तव्यों का भी करना चाहिए। और पांचवा जो उनका पॉइंट है वो आप यही है फिर आज कि मौलिक कर्तव्यों की तरफ आप लोग ध्यान दें। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए दो चीज़ों जिसको उन्होंने लक्ष्य बनाया था, और राहुल जी सही कह रहे थे कि कई बार ये कोई पार्टी की नहीं है, अपनी पार्टी में भी कई जगह कोई पार्टी अपवाद नहीं है जहाँ की भाई भतीजावाद का थोड़ा बहुत वो मतलब दंश न झेल रही वो पार्टी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो छटपटाहट एक उन्होंने लग रहा है कि इसके खिलाफ एक पूरी नई मुहिम करनी है। राजनीति के परिवारवाद से शुद्धिकरण की बात कह दी। अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी राहुल, महत्वपूर्ण बात है जो अंतिम उन्होंने प्रण रखा है, अभी रामकृपाल जी जो जिक्र कर रहे थे, कर्तव्य पालन का। नागरिकों के कर्तव्य की बात है। जी जी। हमको याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान में कुछ बदलाव किए गए थे, उनमें जो 42वें संशोधन में उसमें यह भी था कि उसमें ये नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 कर्तव्य जोड़ा किया था, लेकिन उनको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया था। कहीं मुझे एक संभावना की आहट दिखाई देती है, क्योंकि अभी कर्तव्यों की बात लगातार थोड़ी ज़्यादा मुखर होती जा रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये नागरिकों के कर्तव्यों को भी इन्फोर्सेबल बनाकर उनको उसी तरह से बना दिया जाए जैसे अधिकारों को इन्फोर्सेबल बनाया गया है, जिसके आधार पर मुकदमे किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर समीक्षाएं की जा सकती हैं और अदालत के पास नागरिक भी जा सकते हैं या सरकार भी जा सकती है। तो नागरिकों के कर्तव्यों को इन्फोर्सेबल बना के कहीं योजना में शामिल तो नहीं है, ये मेरी एक मन में बात आई। और ये देखिए 42वें संशोधन को के कई अनुच्छेदों को, कई प्रावधानों को जो साफ साफ लोकतंत्र विरोधी थे। सर ये लेकिन कर्तव्य तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसको शायद संविधान में आप बेहतर बता पाएंगे कि ये कहा गया है कि समय बदलने के साथ ही सरकार इनको लागू करने की तरफ भी बढ़ सकती है। क्या मैं सही हूं राहुल जी? जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा डर यही है क्योंकि देखिए ये इमरजेंसी में हम जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका में बदलाव किया गया, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए। फिर उसमें अदालतों की समीक्षा के अधिकार में कटौतियां की गई, राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया, कई परिवर्तन किए गए, जिसको निरस्त करने के लिए बाद में 44वां संविधान संशोधन आई जनता पार्टी सरकार। तो उन्हीं में जो बदलाव किए गए थे उनमें ये नागरिकों के कर्तव्य भी शामिल हैं। अब इनको अगर एक पक्का करके इन्फोर्सेबल बना दिया गया, ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल राहुल जी जो बात आप कह रहे हैं वो एक पहलू हो सकता है। अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी श्रीवास्तव, एक तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को कैसे देखते हैं, कितना विजनरी मानते हैं, और ये जो नागरिकों की भागीदारी की बात की गई है, कर्तव्य पालन की बात की गई है, इसे नए भारत की नींव को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह से आगे बढ़ने की बात करते हैं उसके मद्देनजर कितना अहम मानते हैं नागरिकों की भागीदारी का, क्योंकि एक तरह से जिक्र हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो शबीर ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये आपस में जोड़ा है कि आपकी अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, अगर आपके राइट्स हैं, अगर एक एज ए सिटीजन आप राइट समझते हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं, तो कुछ आपकी ड्यूटी भी बनती है। और मुझे लगता है उसकी तरफ बहुत इशारा किया है। आज के दिन भारत के अंदर हम सब के सब अपनी डिमांड करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। वो कहते हैं कि आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता।